हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मिडरन एकेडमी। जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन्स थी, जो मेंस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका डिस्कशन करते हैं। तो एज़ यू नो ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था कि लिंक्स प्रोवाइड है, अगर किसी ने नहीं ली है तो वो इसको प्रोक्यूर कर ले, और क्लासेस कंटिन्यू बनी हुई है सो दैट उसको इसका बेनिफिट मिल जाए। एंड कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे और पर्सनली मैंने उसे देखा है, तो उसमें आपकी एक तो डिमांड ये थी कि सर इकॉनमी पोर्शन स्टार्ट करना चाह, कोई बोल रहा है कि सर आपको पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए था। मेरी बात सुनिए आप, एग्ज़ाम से पहले हम ये कंप्लीट मैगज़ीन एज़ प्रॉमिस उसको टाइमली कंक्लूड करवाने वाले हैं, ये हम जानते हैं। हो सकता है आपको शायद अभी भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमने पोर्शन सारे ही कंप्लीट करने हैं, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। तो पहले कौन सा पोर्शन करना है नहीं करना है वो हमें डिसाइड करने दें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरी बात, आईआर का पोर्शन स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि आईआर की जो क्लासेस हमने यूट्यूब पे अपना जो कोर्स था आरएस के हिसाब से, वो जो हमने वहाँ पे क्लासेस डाली थी, किसी को बेनिफिशियल होगा, वो वहाँ से देख रहा है, करंट की चीज़ों को लिंक कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप भी जाके देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल है। दैट वाज द वन रीज़न जिस कारण से हमने ये स्टार्ट किया था। अब क्या होगा इसके बाद, जैसे हमें बिल्कुल इसके बाद इकोनॉमी लेना है, पॉलिटी लेना है, वो हम कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। मोर ओवर, एक ये भी डिमांड थी लैंग्वेज को लेकर के सर, कि आप इंग्लिश की मैगजीन्स को पढ़ा रहे हैं, अगर आप हिंदी की मैगजीन को लें तो उससे हमारी जो मेमोरी है उसमें रिटेंशन की पावर बढ़ेगी। आपको मैगजीन को रिटेन नहीं करना अपने माइंड में, आपको कंसेप्ट को रिटेन करना है। कंटेंट हमने दिया है, हमें हमारे कंटेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको करने की क्या आवश्यकता है, आप इंग्लिश हो हिंदी हो डजेंट मैटर, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग के अंदर कुछ आइडियाज़ आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके समझ में आना चाहिए, और उन चीज़ों को आप अपनी आंसर की में लिख के आए वहाँ पे। क्योंकि जब आप आंसर की में लिखेंगे तभी एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि आपके पास क्या है ना। वहाँ तो ये मैगजीन भी नहीं जा सकती और आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं हमारे विचार वहाँ जाएंगे, और विचार जो बोल रहे हैं, हम शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों से विचार निकलते हैं, उनको आप ग्रहण कीजिए। और जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करने का तरीका है, वो तो हिंदी लैंग्वेज ही है, तो हम आसानी से उसको समझें, समझ करके अपने उन नोट्स को डालें। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आपके लिए कुछ बातें दुविधा हो, अल्टीमेटली आप भी तो उस मैगजीन को रेफर कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस वक्त मेरा रिक्वेस्ट करने का रीज़न यही था कि आपके पास की हार्ड कॉपी होने से क्या होता है, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें, अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है, किसी का हिंदी मीडियम है, या किसी को और बेटर राजस्थानी भी समझ में आती होगी, तो वो चीज़ें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ लिख लें। इन चीज़ों पे कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें हमें ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बजाय कि हम हमारे कंटेंट पे ध्यान दें, उसको दिमाग में रिटेंशन करने का प्रयास करें ताकि हम उसको वापस लिख सकें। ओके, सो इट इज़ इनफ फॉर द क्लैरिफिकेशन। और भी कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट अस और हम आपका जवाब देंगे। तो यहाँ से हम वापस आज का हमारा जो आईआर का जो हम टॉपिक कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आईआर में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, अब जैसे मेन 3 टॉपिक हम कवर कर चुके थे, और वो 3 टॉपिक क्या थे एक बार आप देख लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और जो हमने टॉपिक कवर किए उसके अंदर भी किसी का डाउट हो तो प्लीज़ डेफिनेटली आस्क। तो सबसे पहले एक तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, वो था G20 का। ओके डन। सेकेंड टॉपिक जो हमने देखा था G20 के बाद में, वो था हमारा एससीओ का समिट, जो कि इंडिया उसका प्रेसिडेंट था। यहाँ भी अध्यक्षता किसकी थी, भारत की। G20 के अंदर अध्यक्षता किसकी थी, भारत की। इसके बाद हमने देखा था ब्रिक्स, इसकी अध्यक्षता की थी साउथ अफ्रीका ने। अब देखिए, ये 3 चीज़ें कर ली, और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 में तो इंडिया अध्यक्ष था, और ब्रिक्स कई सालों से चर्चा में चल रहा था, लेकिन जो इसने इस बार एक्सपांशन किया है, नए राष्ट्रों को जिसमें जोड़ा गया है। और ये नए राष्ट्र कौन से आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया को जोड़ा गया, इजिप्ट को जोड़ा गया, ईरान जुड़ा है, यूएई जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे आईआर के अंदर जो नेक्स्ट हमारी मैगजीन में टॉपिक है वो है ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ का। अब पहली बात तो इस नाम से ये नहीं समझना है कि इसके अंदर 77 कंट्रीज़ ही है, इसको हम G77 करते हैं। देखो, जी यानी कि ग्रुप, तो हम जानते हैं एक G7 है, आप जानते हैं एक G4 भी है, आप जानते हैं एक G20 है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो G77 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन कंट्रीज़ के अंदर देशों की संख्याएं
फिक्स है, फिक्स नहीं है। जैसे जो G77 है उसके अंदर करीब करीब 138 134 मेंबर्स हैं, आप समझ गए। तो मेंबरशिप बढ़ती है तो संख्याएं बढ़ जाती है। आखिर G77 है क्या, ये सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा। G77 विश्व की जो अंडर डेवलपिंग कंट्री, वो राष्ट्र हैं जो कि अभी विकास हो रहे हैं, विकासशील हैं, या जो विकसित नहीं बने हैं, इन राष्ट्रों का समूह है। और एक तरह से ये इन राष्ट्रों को अपना खुद का ग्रुप बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस वक्त जो बड़े देश थे ना, G7 थे, G4 थे, या परमानेंट 5 मेंबर थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो। विश्व के बारे में चिंता इतनी नहीं थी, इसलिए इन राष्ट्रों को एक साथ आना पड़ा। और ऐसा कब हुआ था? 1964 में। और ये कौन सा दौर था? जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, आप समझ गए। तो इस वक्त ये बना था। तो आज वर्तमान में G77 के अंदर 134 कंट्रीज़ है। ये जो कंट्रीज़ है मोस्टली कौन सी, मैंने आपको कल ही बताया था, आपको कल जो हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी जिसको मैंने ब्रेंट लाइन कहा था। और इसमें आपने देखा कि ये जो ब्रेंट लाइन है, ये ब्रेंट लाइन के जो भी साउथ के अंदर कंट्रीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ग्लोबल साउथ कंट्री, जो कि अंडर डेवलप या कम डेवलप, जिसमें लैटिन अमेरिका है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया का लगभग पूरा हिस्सा आता है। तो ये विश्व के अंदर कम विकसित देशों की श्रेणियों में आते हैं। यहाँ भुखमरी, गरीबी, ये समस्याएं ज़्यादा है। तो इन्हीं राष्ट्रों में से मिलकर के G77 का एक ग्रुप बना हुआ है। ये ग्लोबल साउथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर देश कौन से हैं? जो ग्लोबल साउथ के हैं। और ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज है, ये आप क्लियरली बता सकते हैं। इसका एम क्या है? ये संस्था क्यों बनाई गई थी? इसका मुख्य एम यही था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो आर्थिक हित हैं, उनके ऊपर कैसे काम किया जाए, कैसे नीतियां बनाई जाए, और जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वहाँ तक अपनी बात कैसे रखी जाए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यही G77 कंट्री है जिसके अंदर, इसके अलावा चाइना भी इसका मेंबर है। तो कई बार चाइना क्या खुद को ऐसा मानता है कि मैं G77 कंट्री का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि उसका डेवलपमेंट का लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसको कई बार G77 प्लस चाइना भी कहते हैं। परंतु वो आपने ये मैप देखा होगा, तो इस मैप में आपने देखा होगा कि जो चाइना है वो भी किसका हिस्सा है? 1 सेकेंड, कहाँ गया मैप? यस, जो चाइना है वो भी किसका हिस्सा है? ग्लोबल साउथ का। इसीलिए G77 प्लस चाइना भी कहते हैं। आई होप आपको G77 के बारे में सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। 2 मार्कर या 5 मार्कर ऊपर 2 मार्कर ऊपर आने की सवाल की संभावना नहीं है, आप ये लिख सकें। ये क्रक्स हैं, क्रक्स लिखने से आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फेमसली हम नाटो कहते हैं। अब नाटो क्या है? नाटो एक्चुअली, जो आप विश्व का नक्शा वापस इसी में चलते हैं, इधर वाले में आपको दिख रहा है नाटो क्या है। यहाँ से नॉर्थ अमेरिका में 2 राष्ट्र कौन से? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये और ये बीच का जो है क्षेत्र आप जानते हैं अटलांटिक ओशन है, आपका जो अंध महासागर कहते हैं। अटलांटिक ओशन के इस तरफ जो यूरोप के राष्ट्र हैं, इन यूरोप के राष्ट्रों के साथ मिलकर के, और नॉर्थ अमेरिका के ये यूएसए और कनाडा, इन आपस में राष्ट्रों का मिलकर के एक ग्रुपिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका कौन सा ओशन था? ये ओशन कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक साउथ भी है, अटलांटिक नॉर्थ भी है। तो अटलांटिक के दोनों तरफ, तो नॉर्थ ऑफ अटलांटिक, इसके दोनों तरफ जो राष्ट्र हैं उनका, तो ये नॉर्थ अटलांटिक की कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई, इसीलिए इसका क्या नाम है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी। उस ट्रीटी के अंदर उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम संपूर्ण रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी कारण से इसका नाम नाटो रखा गया। अब नाटो चर्चाओं में है। इसका निर्माण कब किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के आसपास चला था। उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी कर दी। लेकिन इसी वक्त आप जानते हैं कि सोवियत संघ और यूएसए के बीच में आपस में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और इस कोल्ड वॉर की शुरुआत में ही अमेरिका ने इसकी स्थापना करने का प्रयास किया। तो 1949 के अंदर नाटो की स्थापना की गई। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन। तो 1949 में किसकी स्थापना होगी? नाटो की। और नाटो क्या है? अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ के जो राष्ट्र हैं उन्होंने आपस में मिलकर के ये एक ट्रीटी है वो साइन करी है। अब इसके अंदर टोटल देश कितने हैं? 2023 से पहले यानी कि साल 2022 तक इसके अंदर टोटल देश थे 30। अब इसमें कितने हो गए हैं? अब इसमें 2 मेंबर और जुड़ चुके हैं, तो टोटल संख्या हो गई 32। ये जो दोनों राष्ट्र जुड़े हैं इसके अंदर, ये खुद चर्चाओं का विषय है, और इस कारण से नाटो भी चर्चाओं के विषय में बना हुआ है। यहाँ पे 1 होगा, 1 मिनट।
30+1+1 कितने हो गए? 32, 32 राष्ट्र हो गए। तो आज वर्तमान में 32 हैं। जो 31वां राष्ट्र था वो था आपका फिनलैंड, और जो 32वां राष्ट्र था वो आपका स्वीडन। तो इन राष्ट्रों के साथ मिल करके क्या हुआ है, इसकी जो संख्या है वो बढ़ गई। अब एक्चुअली हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि नाटो की रिलेवेंस क्या है, नाटो का एक्सपांशन क्यों हो रहा है। क्रिटिकली अगर इवैल्यूएशन करने के लिए 10 मार्कर में सवाल आ जाए तो आपको समझना है। देखो एक्सपांशन तो हुआ है, ये जो स्वीडन जुड़ा था 2023 के अंदर, और सॉरी फिनलैंड और स्वीडन जुड़ा 2024 के अंदर, तो बिल्कुल करंट में है, इसकी मेंबरशिप 2024 के अंदर अप्रूव हुई है। अब हुआ क्या है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। ये आपका रशिया मैप में दिख रहा है, और रशिया के नीचे साउथ के अंदर ये आपको यूक्रेन दिख रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों? क्योंकि 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, और ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये जो जल वाटर बॉडी है इसको हम ब्लैक सी कहते हैं। डन। अब रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर अटैक स्टार्ट किया गया था 14 फरवरी 2021 के अंदर, आई थिंक 21 और 22, मतलब कि 2 साल से ऊपर हो गए, तो 22 की बात है। 14 फरवरी 2022 पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। क्लियर है? अटैक करने के बाद इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? फिनलैंड इसका पड़ोसी देश है, और फिनलैंड के बाद स्वीडन भी इसका पड़ोसी देश है। और आप जानते हैं कि फिनलैंड की अच्छी खासी बॉर्डर किससे लगती है? ये बॉर्डर लगती है रशिया से। तो फिनलैंड ने जो नाटो कंट्रीज थी उनके बुलावे से और उसके खुद की अपना एक निर्णय लेकर के कहा आज यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, हो सकता कल मेरे ऊपर कर दे। इस कारण से फिनलैंड ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया? नाटो। और फिनलैंड के बाद धीरे धीरे स्वीडन ने भी किया। अब इसमें ऐसा होता है ना, कोई भी राष्ट्र यदि नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उस राष्ट्र को नाटो के जितने भी देश हैं वो खुद भी उसको उसकी मेंबरशिप को अप्रूव करते हैं। तो स्वीडन के लिए कुछ रोक टोक अपने यूरोपियन यूनियन के कुछ राष्ट्रों के द्वारा हुई थी, वो धीरे धीरे बातचीत के बाद समाधान निकल गया। तो आज स्वीडन है वो नाटो का भाग है। टोटल 32 देश हो गए। ये 2024 में एक्सपांड हुई है। इसका गठन 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ, और इतने साल बीतने के बाद 75 ईयर्स हो चुके हैं। 75 ईयर्स होने के बाद यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन आज भी एक्सपांड हो रही है तो ये ऑटोमेटिक ये दिखाता है कि विश्व के अंदर अभी भी इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद की भावनाएं, और ये भी बता सकते हो आप कोलोनियलिज्म, और इस तरह की चीज़ें आज भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके अंदर सभी राष्ट्रों की सेनाओं का आपस के अंदर समायोजन होता है, और वो अपने अपने राष्ट्र की अनुमति के बाद नाटो के तहत कोई भी मिशन अगर मिलता है तो काम करते हैं। नाटो के अंदर एक इसका आर्टिकल 5 है, बड़ा फेमस है आर्टिकल 5, और वो आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि नाटो के किसी भी सदस्य पर यदि कोई नॉन नाटो कंट्री अगर अटैक करती है तो ये अटैक संपूर्ण नाटो राष्ट्रों पर माना जाएगा। ये इसका आर्टिकल 5 कहता है। इस आर्टिकल 5 के कारण ही नाटो कंट्रीज़ को ये खुद मानते हैं कि हम इससे काफ़ी सेफ हैं। यूक्रेन भी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, परंतु नाटो इसलिए अभी यूक्रेन को एडमिट नहीं कर रहा है कि अगर मान लो एडमिट हो गया तो आर्टिकल 5 के तहत, जैसे कि रशिया ने ऑलरेडी यूक्रेन पर अटैक कर रखा है, तो क्या उसको भी सहायता देनी पड़ेगी। इसका मतलब संपूर्ण विश्व किसी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि जब यूरोप खुद पूरा इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन के चक्कर में, और रशिया तो अटैक करेगा ही करेगा, तो उसके बाद चाइना उसके साथ आ सकता है, ईरान इनके ग्रुप के साथ है ऑलरेडी, तो वहाँ से चीज़ें वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ले सकती है। इसीलिए जो नाटो और यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा सा संभल के चल रहे हैं यूक्रेन के इस युद्ध के अंदर, और वो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। नाटो के सदस्य डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। अब रशिया का ये कहना है कि नाटो का एक्सपांशन है वो मेरी कंप्लीट बॉर्डर पे हो गया, क्योंकि फिनलैंड जब उसका पार्ट बन गया तो यहाँ भी उसका हो गया। इन चीज़ों से क्या हो रहा है, इन चीज़ों से रशिया ये मानता है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। रशिया का ये कहना है कि आपने कोल्ड वॉर के टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उस वक्त हम मान सकते हैं कि आपको ज़रूरत होगी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप 2024 के अंदर इसको एक्सपांड कर रहे हो, जबकि आज सोवियत संघ टूट चुका है, रशिया कंट्री रही है। इसका मतलब जो हमारा एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो मेरे राष्ट्र नज़दीक नज़दीक है, वहाँ पर भी आप आके उसको मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर रहे हो, वहाँ पर हथियार डिप्लॉय कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण रशिया का और यूरोप का आपस में एक टेंशन चल रहा है, इसीलिए नाटो न्यूज़ में भी है। तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है,
1949 में बना था। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2022 तक इसकी संख्या 30 थी। उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन दोनों जुड़ गए। आज वर्तमान संदर्भ में 32 है। मैंने आपको क्रिटिकल एनालिसिस का कर दिया है कि रशिया की तरफ से क्या पॉइंट है, यूरोप की तरफ से क्या पॉइंट है, कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया और क्यों किया। अब नाटो का जो अपना आर्टिकल 5 है वो बड़ा क्लियर है, जो उसके चार्टर में मेंशन है, जो कि नाटो के किसी भी सदस्य पर अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो नाटो कंट्रीज एक साथ उसके खिलाफ कोई भी सिक्योरिटी एक्शन लेगी या फिर वॉर जैसा एक्शन लेगी। डन, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब फंक्शन क्या है नाटो के, जो मैंने बातें बोली है वही इसके फंक्शन है। दैट इज़ मोर देन इनफ। बस ये चीज़ याद रखनी है, नाटो मिलिट्री एक्शन तभी लेता है जब कोई नॉन नाटो कंट्री मिलिट्री एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है कि आपके मान लीजिए जैसे कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है कौन सा, जर्मनी, और जर्मनी नाटो का पार्ट है, और जर्मनी के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गया या वहाँ के लोगों ने कोई विद्रोह कर दिया या सिविल वॉर छिड़ गया, उस कंडीशन में नाटो बीच में इंटरप्शन नहीं करेगा। ठीक है, ओके डन। तो ये तो हो गया नाटो के बारे में। इसके बाद एक समिट हुआ था जिसको हम फिपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिपिक। एफ फॉर फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड ग्रुप। तो आप PIC याद रखो, ये क्या है? पैसिफिक आइलैंड ग्रुप। पैसिफिक आइलैंड ग्रुप कौन सी कंट्रीज है? हमारा वर्ल्ड मैप का मैप कहाँ था? ये रहा। ठीक है, अब आप देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका के बाद में आपका रशिया और ये आ गया। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आपका इस साइड का पैसिफिक ओशन का और इस साइड का पैसिफिक ओशन का, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं। ये वाला पूरा जो आपको एरिया है ना, ये जो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर कई छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, जिसका नाम क्या हो गया? PIC, पैसिफिक आइलैंड कंट्री। नाम क्या है? जैसे कोको आइलैंड है, फिजी है, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, ये पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगो, टुवेला, वेनेटा, ये सारे के सारे नाम अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको यहाँ मिलेंगे, छोटे छोटे से आइलैंड मिलेंगे आपको। तो ये जो पैसिफिक आइलैंड ग्रुप है, इन आइलैंड ग्रुप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्यों। देखो एग्जाम मेंस का है, प्री का नहीं है। तो पैसिफिक आइलैंड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे जो आइलैंड है, इन आइलैंड का खुद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब चूँकि ये छोटी कंट्रियाँ होती है, इन कंट्रीज़ के पास खुद के इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो जो कंट्री इनको बेटर ऑफर देती है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ क्या करती है, इनसे इनके नेचुरल रिसोर्सेज को छीनना चाहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज छीनने के लिए चाइना हो गया, USA हो गया, रशिया हो गया, और जो यूरोप के बहुत सारे देश हैं, फ्रांस वगैरह है, जर्मनी है, वो प्रयासरत रहते हैं। तो इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर वहाँ एक्सकवेशन करके वहाँ से क्या है, आपको रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं। आप समझ गए? और इनसे जो चीज़ें आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स की आज के टाइम में बहुत बड़ी डिमांड है, तो ये डिमांड यहाँ से पूरी हो सकती है। इसीलिए सब कंट्रीज़ इनसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहती है। दूसरा, जो बहुत सारा ट्रेड होता है, विश्व का व्यापार होता है, वो इन आइलैंड देशों के बगल से होके निकलता है। तो उस कारण से एक तरह से ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ से व्यापार होता है, तो व्यापार को सिक्योरिटी चाहिए, वो भी यहाँ से प्रोवाइड होती है। इसी कारण से बहुत सारी कंट्रीज़ इनके आसपास रहती है। हमने यहाँ सिग्निफिकेंस में दिखाया, एक तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पैसिफिक जो ओशन है वो काफ़ी एक्टिव हो रखा है वर्तमान समय में। क्यों हो रखा है? एक चाइना की वजह से, एक US की वजह से। जो बड़ी बड़ी मेजर पावर है दुनिया की, वो इसको डिस्टर्ब किए हुए, तो इस कारण से जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्लियर? दूसरा, इकोनॉमिक पोटेंशियल, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, टिम्बर बता दिया, टूरिज्म है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक ही बात है। तो ये सारे के सारे दूसरा, चूँकि ये ओशन है और आइलैंड है, तो यहाँ पे फिशरी भी बहुत है, जो मछली पालन का जो उद्योग होता है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। फिर कल्चरल और बायोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन आइलैंड में बारिश वगैरह भी अच्छी होती है, तो इस कारण से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कल्चरल रिचनेस भी है, क्योंकि लोकल ट्राइब्स भी काफ़ी है। तो ये कुछ इसकी सिग्निफिकेंस है, जिस कारण से बाकी बाहर के देश इसके साथ इंपॉर्टेंट रिश्ते बना चाहते हैं। अब थर्ड फोरम से कहने का मतलब ये था कि जो इसका फिपिक मतलब कि पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के साथ इंडिया साथ में जुड़ गया। तो इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है, इनका जो समिट होता है उसको हम फिपिक बोलते हैं। ये समिट कहाँ हुआ?
पेपुआ न्यू गिनी में हुआ और इसके अंदर अध्यक्षता में भारत और पेपुआ न्यू गिनी दोनों ने इसको ज्वाइन किया। करीब करीब 14 देश हैं, ये आइलैंड देश हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कहीं सवाल आ जाए तो आप उसको मेंशन कर सकें। काफ़ी फेमस था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, I2U2। I2U2 2023 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है। I2U2 क्या है? I2U2 तो एक्रोनिम है, मतलब एक छोटा नाम बनाया गया। I2 2 बार और U 2 बार। I स्टैंड फॉर इंडिया एंड इसराइल और U स्टैंड फॉर USA एंड UAE। क्लियर? तो ये दोनों राष्ट्र कौन से? इंडिया, इसराइल, USA और UAE, ये दोनों राष्ट्रों ने मिलके, ये चारों राष्ट्र हो गए, इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर के साल 2021 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके अंदर इन्होंने कुछ डील साइन करी और वो डील क्या है कि एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जो समुद्री सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था और अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड इज़राइल और UAE, इज़राइल और UAE इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ। साइन करवाने वाला राष्ट्र कौन सा था? मेन भूमिका थी USA की। अब आपको समझना होगा अब्राहम अकॉर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। इज़राइल और जो अरब देश हैं उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। वर्तमान परिदृश्य तक आप देख सकते हो कि आज भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, परंतु फिर भी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, एक अरब कंट्री है और इस अरब कंट्री के साथ इज़राइल के एक अब्राहम अकॉर्ड के तहत रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया गया। ये कहा गया कि इस अब्राहम अकॉर्ड के तहत इज़राइल अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश करेगा UAE में, UAE अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश करेगा अपने जेरूसलम में, और ये सब करने के बाद क्या होगा? इनमें बातचीत होगी और एक नया रास्ता निकाला जाएगा। बातचीत के माध्यम से रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ये कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि ये फेल हो गया अब्राहम अकॉर्ड, और जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर और फिर मिलिट्री एक्शन लिया इज़राइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, इससे क्या हुआ है कि जो अरब के कंट्रीज़ हैं वो वापस काफ़ी खफा हैं। तो उसी अब्राहम अकॉर्ड के बाद में इंडिया, इज़राइल, UAE और USA ये सब मिलके I2U2 इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। और इस एग्रीमेंट को, जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस तरफ क्वाड है, किस तरफ? ईस्ट की तरफ। क्वाड में कौन सी कंट्रीज़ है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, USA है, और ये सारी की सारी कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन, मतलब इंडो पैसिफिक के अंदर है। ये इंडो पैसिफिक के कौन से पार्ट में है? यदि आप इंडो पैसिफिक देखें, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अंदर आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और ये इंडिया, इन चारों ने मिलकर के क्वाड बनाया। और इस क्वाड को ईस्टर्न क्वाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न क्वाड। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल। अब क्या हुआ? यहाँ पे आपने बनाया I2U2। I मतलब इंडिया, फिर आपका इज़राइल, फॉर UAE और USA, और ये कहाँ है? ये इंडियन ओशन के लेफ्ट साइड में है, यानी कि इसको वेस्टर्न क्वाड की भी संज्ञा दी गई है। आप समझ गए? तो कई बार क्या है, एग्जाम में सवाल आ जाता है कि आपसे वेस्टर्न क्वाड क्या किसे कहते हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अभी इसको वेस्ट एशिया क्वाड भी नाम दिया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या है I2U2 से? फ़ायदा ये, एक तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि इज़राइल, इंडिया, USA ये सारी कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, तो इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। फिर फूड सिक्योरिटी का मैटर है, और जो अलग अलग कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोविड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब में लड़ने का आपस में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। अब भारत के लिए I2U2 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हमारे रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं और हमारे रिश्ते UAE से अच्छे हैं, लेकिन UAE और इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब्राहम अकॉर्ड से ये उम्मीद थी कि इन दोनों के आपस के, अरब के और इजराइल के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद यूँ था कि जहां हम अलग अलग दोनों से अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक ही फोरम पे हम दोनों ही राष्ट्रों से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो इस मार्केट का एडवांटेज मिल सकता था, क्योंकि जब मार्केट आपके पास होता है तो आप दूसरे राष्ट्रों से लेवरेज भी ले सकते हो। क्लियर है? और ये जो अलायंस बना था,
इस अलायंस को जब आपने वेस्टर्न क्वाड नाम दिया है, इसका मतलब जो चाइना है वो मिडल ईस्ट के अंदर एक्टिव हो रहा था, तो यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए भी भारत के पास एक रास्ता था, इसलिए I2U2 का इंपॉर्टेंस है। डन, क्लियर। फिर ब्लैक सी ग्रेन डील, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में आई होप आप सबको पता है, और ये युद्ध 2022 में स्टार्ट हो गया था 14 फरवरी के आसपास। अब इस युद्ध के बाद से आप जानते हैं कि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि जो यूरोप है और यूरोप के जो घास के मैदान हैं वो गेहूं की पैदावार के लिए काफ़ी फेमस है, और यही पैदावार कहाँ होती है आपकी, अच्छी खासी पैदावार होती है यूक्रेन में। और यूक्रेन से जो ये गेहूं वगैरह निर्यात कहाँ होता है, ये होता है अफ्रीका के राष्ट्रों में, मिडल ईस्ट के राष्ट्रों में, मिडल ईस्ट से कहने का मतलब मध्य एशिया के राष्ट्रों में, एशिया की जो पुअर कंट्री है वहाँ पर भी। अब हुआ क्या, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ तो ये रशिया है, ये ब्लैक सी है और ये यूक्रेन है। आप समझ गए, यूक्रेन कौन सा है, ये ऊपर ऊपर वाला, रशिया ने अटैक किया यहाँ से। और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये साल 2014 के अंदर रशिया ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था। 2014 के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था और जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको यूक्रेन से छीन लिया। रशिया चाहता है कि मैं अपनी इस लैंड के माध्यम से क्रीमिया तक एक लैंड रूट से अपना एस्टेब्लिश कर लूँ। इसी कारण से रशिया क्या कर रहा है कि इस पूरी टेरिटरी को हथियाने का प्रयास कर रहा है, और जिसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा है। अब यहाँ पर 3-4 पोर्ट्स हैं, कहाँ पर, इस ब्लैक सी में यूक्रेन के पोर्ट्स हैं, जिसमें एक फेमस पोर्ट है आपका ओडिसी, इसके अलावा आपका ओडेसा पोर्ट है, फिर चोर्नोमोर्स्क और यूजेनी। तो आप मेन इस पोर्ट को जरूर याद रखें, ओडेसा पोर्ट है। तो ये जो पोर्ट है ओडेसा बहुत बड़ा पोर्ट है, और यहाँ से क्या होता है, यूक्रेन अपना सारा माल जो है बाकी राष्ट्रों को निर्यात करता है। युद्ध के कारण ये बंद हो गया। जब बंद हुआ तो कई राष्ट्रों को नुकसान हुआ। तब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने और टर्की ने, इन दोनों ने एक बीच में समझौता कराया, किसके बीच में, रशिया के बीच में, यूक्रेन के बीच में, और कहा कि हर दिन आप इतनी मात्रा के अंदर शिप्स हैं उनको जाने देंगे, जिससे कि जो गेहूं हैं, भुखमरी विश्व में, इन समस्याएं हमारे पास नहीं हो। तो इसलिए एक ब्लैक सी, यानी कि ये ब्लैक सी आपके सामने, और ग्रेन यानी कि गेहूं को आप ग्रेन कह सकते हो, या मोटे अनाज को या छोटे अनाज को गेहूं कह सकते हो। तो ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी, और इसके माध्यम से यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से यूक्रेन को रशिया की तरफ से कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, वो माल को एक्सपोर्ट कर सकता था। मध्यस्थता किसने करी, मध्यस्थता करी यूनाइटेड नेशन ने और तुर्की ने, जिसका नाम अभी तुर्की हो चुका है। तो ये ब्लैक सी ग्रीन डील की कहानी ये है। अब क्या हुआ, ये इनिशिएटिव तो अच्छा था, काम भी अच्छा हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि रशिया का एक जो वॉरशिप है उस वॉरशिप को डुबा दिया गया था। जब वॉरशिप को डुबाया तो उसका एलिगेशन यूक्रेन पे लगा, तब रशिया ने इस एग्रीमेंट से पीछे अपने आप को खींच लिया। आई होप क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आ जाए कि ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है। जैसे अभी हमने एक मतलब कि ईस्टर्न हमने क्वाड की बात करी, कि जो ईस्टर्न क्वाड नाम दिया गया है, ईस्ट एशिया क्वाड, वैसे ही हम वेस्ट क्वाड की बात करते हैं, जिसके अंदर 4 राष्ट्र हैं। 4 राष्ट्र कौन से हैं, USA, फिर यहाँ आपका जापान, फिर ये आपका इंडिया, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो चारों राष्ट्र मिलकर के इन्होंने जो क्वाड्रिलेटरल एक सिक्योरिटी डायलॉग जिसको बोलते हैं, जिसको क्वाड बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इन्होंने मिलकर के ये एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मतलब एक तरह से इनफॉर्मल है। इन्होंने मिलकर के ये प्रयास किया कि बोला हमारा मेन उद्देश्य क्या है, जो ये इंडो पैसिफिक ओशन है, कौन सा ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन। इस इंडो पैसिफिक ओशन को 1 मिनट, ये जो इंडो पैसिफिक ओशन है, इस इंडो पैसिफिक ओशन को हमने व्यापार के लिए, हमने सिक्योरिटी हिसाब से फ्री और ओपन रखना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और इसका विकास होना चाहिए। इसके हिसाब से इन्होंने ये एग्रीमेंट 4 कंट्रीज़ ने बनाया। अनऑफिशियली ये भी कहा जाता है कि जो क्वाड का मुख्य उद्देश्य है वो चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना किस प्रकार से यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा था। वहाँ आप जानते हैं स्पार्टले आइलैंड है, जो बैटले आइलैंड है, तो इन आइलैंड को लेकर के विवाद बहुत चला। तो इस कारण से ये क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट इन 4 कंट्रीज़ के बीच में, उद्देश्य क्या है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इसका विकास हो सके, प्रॉस्पर हो सके। इस उद्देश्य से इन्होंने ये जो सिक्योरिटी डायलॉग वो साइन किया। अब
अब इस क्वाड की थर्ड मीटिंग हुई थी, दैट इज़ ओके, लेकिन क्या चीज़ें अभी क्वाड कर रहा है, आपसे डायरेक्टली थर्ड मीटिंग के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक ये पूछ सकते हैं कि क्वाड की भूमिका भारत के लिए क्या है, एक ये पूछा जाता है क्वाड किस प्रकार से चाइना को काउंटर कर रहा है, और एक सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर क्वाड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले अभी जो इस मीटिंग से निकल के आई बातें उसमें क्या क्या था। एक तो इन्होंने क्लीन एनर्जी के लिए बात करी, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करी, फिर उन्होंने केबल कनेक्टिविटी की बात करी, और इसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टर नेटवर्क बनाया है, और इन्होंने एक मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पार्टनरशिप करी। ठीक है, और डाटा शेयरिंग का हम काम करेंगे साउथ ईस्ट और पैसिफिक के बीच में। ये कुछ ऐसी ऐसी बातें क्वाड कर रहा है। तो आपको क्वाड के बारे में जो हम लिखते हैं ना कि क्वाड इसलिए बना है कि चाइना को टैकल करने के लिए, वो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल बातें नहीं हैं। तो एग्ज़ाम अगर आप लाइन लिखना चाहते हो और अगर आप में सवाल जो पूछा गया वो चाइना के केंद्र में है, तब आप ये बातें बोले, अदरवाइज आपको यही बातें लिखनी। डायरेक्टली ये लिखना कि क्वाड का जो निर्माण किया गया वो चाइना को काउंटर करने के लिए गया, ये एक आरएस के मेंस के एस्पिरेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि उचित है। एग्जामिनर होगा तो शायद आपको मार्क्स अच्छे ना दे। इससे बेटर है आप ये लिखें कि क्वाड एक सिक्योरिटी, एक क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 4 राष्ट्र हैं, और ये जो राष्ट्र हैं वो इंडो पैसिफिक ओशियन को फ्री, ओपन और प्रॉस्पर रखना चाहते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है, और ये देखा गया है कि कुछ कंट्रीज चाहती है कि इसके ऊपर वो एग्रेशन करें। उस एग्रेशन को रोकने के लिए ही इन कंट्रीज़ ने आपस में एक सिक्योरिटी डायलॉग एस्टेब्लिश किया है। इसके लिए इससे क्या हो रहा है कि जो एनर्जी सप्लाई चेन है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, केबल कनेक्टिविटी है, फिर इसके साथ ही मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस का काम है, ये सारे के सारे काम इसके तहत हो रहे हैं। इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है इससे? सबसे पहली बात तो आप ये रखिए कि ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया को एक इसने पावरफुल पोजीशन दे दी, क्योंकि आप विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ इंडो पैसिफिक दोनों में एक्टिव हो, इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में। दूसरा, इससे क्या होगा, भारत के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हालात में और बढ़ जाएंगे। 1 मिनट, सॉरी। हाँ, तो हमने क्या बात करी, हमने भारत की सिग्निफिकेंस की बात करी। एक तो हमने बोला कि जो इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन में भारत का जो दबदबा है बढ़ेगा। दूसरा, जो ये कंट्रीज क्वाड की पार्टनर है, जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो इनके साथ अपने रिश्ते जब अच्छे हो जाएंगे तो क्या है कि भारत को भी डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको इनसे मिलेगी, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। इसके बाद सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका भी व्यापार होता है इसी तरफ से, और जो रीजन है, इस रीजन मतलब इस क्षेत्र के अंदर भी शांति स्थापित होने का प्रयास होगा। दूसरा, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होती है वो आपस में कोलैबोरेशन करती है, तो उसका फ़ायदा सभी राष्ट्रों को मिलता है। और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, इसमें भारत की जो शाख है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक को एक उसके ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको इससे चैलेंज मिलेगा, और वो भारत जैसे राष्ट्रों को लाइटली नहीं लेगा। तो ये क्वाड के कुछ बड़े बड़े फायदे हैं वो भारत को हैं। डन। तो क्वाड की बातें ख़त्म होगी। इस क्वाड के साथ ये सार्क और बीमस्टेक पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है कहीं, हम वहाँ चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट। यस, देखिए, एक और बीच में एग्रीमेंट हुआ था साल 2021 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, पुराना एग्रीमेंट है। हालांकि क्वाड भी 2021 का है, मीटिंग्स इनकी रेगुलर होती है, इसलिए चर्चाओं में 2021 के अंदर ही क्वाड बनने के बाद एक और एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम था ऑकस। एक्चुअली थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन दोनों की आपस में बातचीत चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत थी कि जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के आधार पे जो हमारी परमाणु पनडुब्बियाँ होती है, और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण हेतु ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में बात चल रही थी। अचानक से ये जो डील है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में होने के बाद यकायक वहाँ से ये बात आई कि फ्रांस को हटा करके इस एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन आ चुके हैं, और ब्रिटेन के साथ के अंदर ही इसके साथ यूएसए इन्वॉल्व हो चुका है, और इन 3 राष्ट्रों ने मिलकर के एक सिक्योरिटी डायलॉग साइन किया जिसका नाम था ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए,
तो ये जो 3 देशों का एक सिक्योरिटी डायलॉग था, इस सिक्योरिटी डायलॉग का ये बताया गया कि ये तीनों राष्ट्र मिल करके, जिसके अंदर यूएसए और यूके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र करने के साथ ही जो परमाणु पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी उसकी इसकी डिमांड है वो पूरी होगी। इसके अलावा स्पेस के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये राष्ट्र आपस में काम करेंगे, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी है। ये सारे की सारे होंगी। और ऑकस को काफ़ी उस समय काफ़ी चर्चाओं में था, आज भी है, क्योंकि आपने रिसेंटली तो क्वाड बनाया, लेकिन क्वाड के अंदर एक कंट्री थी, वो थी भारत। और भारत क्वाड को किसी भी रूप में ये नहीं कहना चाहता कि क्वाड का मिलिटराइजेशन हो, यानी कि सैन्यकरण हो। भारत क्वाड के सैन्यकरण के पक्ष में नहीं था। तो जब भारत की तरफ से थोड़ी समस्याएं आने लगी, तब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये एक समय में ब्रिटेन के गुलाम थे, और इन राष्ट्रों को एक जो हम कहते हैं कि इनको हमसे पहले और इनको डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था। और वहाँ पर जो कॉलोनलिज्म था, उपनिवेशवाद था, वो काफ़ी लिबरल था। और यहाँ पर जो लोग एस्टेब्लिश हुए ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में, वो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे। तो इनका एक ऐतिहासिक आपस में संबंध भी था और सांस्कृतिक संबंध भी था। इस कारण से कहते हैं कि ऑकस को प्रायोरिटी दी गई भारत की तुलना में, जबकि भारत को भी रिक्वायरमेंट थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की, परंतु वो चीज़ें भारत के साथ न करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से इन चीज़ों के लिए गए। दूसरा, इसी ऑकस एग्रीमेंट में जो फ्रांस था उसका रोल काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑकस की बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ऑकस के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था। क्वाड हमने डिस्कस कर लिया, सार्क एंड बीमस्टैक। तो सार्क और बीमस्टैक दोनों, तो पहली बात हमारे जो एशिया का रीजन है, और स्पेशली एशिया के रीजन में मैं बोलूँ इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के अंदर आप जानते हैं एक तरफ हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और एक तरफ अरेबियन सी है। आप जैसा कि जानते हैं, हमारा अगर पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाएं, ये पेनिनसुलर इंडिया का मैप है, तो इसमें आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया अरेबियन सी, अरब सागर, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास के राष्ट्र है ना, वो ग्रुपिंग्स बनती है बिम्स्टेक में, ठीक है। और जो आपका सार्क है, इसमें क्या है कि साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में कंट्रीज़ कौन सी आती है? इंडिया, और इंडिया के आसपास के जो भी राष्ट्र है वो सारे के सारे साउथ एशिया है। क्योंकि जो मध्य एशिया है उसके अंदर आपका ईरान है, ईरान तक के राष्ट्र आ जाते हैं। और ईरान के बाद आप जानते हैं कौन सी बाउंड्री लगती है? ईरान के बाद लगती है अफगानिस्तान। आप एक बार छोटा सा मैप देख ही लेते हैं। ये इंडिया हो गया, इंडिया के यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान के इधर कौन सा हो गया? ईरान। तो जो ईरान से उस तरफ की कंट्रीज ये चली गई आपके मिडल ईस्ट के अंदर या मध्य एशिया के अंदर। और अफगानिस्तान से ऊपर की जो कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जो पांचों कंट्री ये चली गई आपकी सेंट्रल एशिया। इसके बाद ये जो कंट्रियां हैं अफगानिस्तान से लेकर के ये जो हिस्सा है ये बनता है आपका साउथ एशिया। और जब हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो एशियन का फुल फॉर्म क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ के जो ईस्ट के अंदर कंट्रीज़ है, तो ये जो कंट्रियां ग्रुपिंग बनती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जिसकी ग्रुपिंग का नाम एशियन है। आप समझ गए? तो ये मोटा मोटी है। अभी जब हम सार्क की बात करेंगे तो ये कंट्रीज़ है, ये वाली साउथ एशिया की। अब सार्क है क्या? एक्चुअली सार्क को 1985 के आसपास एस्टेब्लिश किया गया था, बड़े ज़ोर शोर से एस्टेब्लिश किया था, आपस में अच्छा कॉपरेशन था। और उस वक्त अगर 1985 के आसपास जो भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो भी नेबरहुड को लेकर के काफ़ी अच्छी थी, आज भी है। लेकिन उस वक्त जब बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर तो हमने एस्टेब्लिश किया था सार्क का, कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। और जो इसका सेक्रेटरीट है, जो सार्क का हेडक्वार्टर था वो हमने बनाया था काठमांडू में। और सार्क का जो पहली मीटिंग हमने कराई थी वो कराई थी ढाका के अंदर 1985 में। अब मुद्दा क्या है? इसके अंदर 8 देश हैं। कौन से हैं सार्क में? इंडिया, इंडिया के ऊपर कौन सा है? पाकिस्तान, पाकिस्तान से उस तरफ आपका अफगानिस्तान, और भारत के लक्षद्वीप के नीचे आपका कौन सा हो गया? मालदीव। तो ये 4 कंट्रीज़ हो गई। फिर इस तरफ आ जाओ तो भूटान, फिर आपका नेपाल, फिर आपका श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये टोटल 8 कंट्री है जो सार्क के अंदर मेंबर कंट्रीज़ है।
अब हुआ क्या, सार्क में काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे थे और साउथ एशिया को किस प्रकार से टेररिज्म से फ्री किया जाए, रीजनल डेवलपमेंट कैसे करें, लोगों का वेलफेयर कैसा हो। हमारे पास डेवलपमेंट के इश्यूज थे, पॉवर्टी का इशू था, माल न्यूट्रिशन का इशू था, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो थी, हम हमारे कल्चर को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जिस कारण से सार्क को बनाया गया। प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट, जो हमने बातें कही वही इसका मेन मुद्दा था। इसके बाद टेररिज्म वगैरह कम करना, ट्रेड को बढ़ाना, ये भी इसके मुद्दे थे। और एक प्रयास था कि क्यों ना, जैसे कि यूरोप के अंदर आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ सारी कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह आपस में फ्री है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इसी प्रकार से ये सोचा गया कि क्यों ना सार्क रीजन को भी इसी प्रकार से बना दिया जाए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीज़ें आसानी से पूरी हो जाए। तो उद्देश्य तो ये था सार्क का बनाने का। परंतु आप जानते हैं कि सार्क के अंदर दो कंट्रीज, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जिनकी जनरली एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी रही है। अब हुआ क्या कि सार्क के अंदर काम तो अच्छा चल रहा था। 2017 के अंदर इन्होंने एक सार्क का सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, परंतु उसके बाद से जिस प्रकार से टेररिज्म के एक्ट हुए, पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट नहीं मिला, तो पाकिस्तान के अंदर सार्क की सबमिट होनी थी और भारत ने उसका बॉयकॉट कर दिया। वो 19 सबमिट थी जो पाकिस्तान के अंदर होनी थी और भारत ने उसका बॉयकॉट कर दिया। जब भारत ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उन्होंने भी पाकिस्तान पे दबाव बनाया कि आपको अपने हालात सुधारने होंगे तभी सार्क। अब उसके बाद से अभी तक सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई। अब सवाल क्या बनता है कि आखिर क्यों सार्क की रिलेवेंस खत्म हो रही है, आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान अपने बायलैटरल इश्यूज़ को साइड में रख करके पूरे के पूरे रीजन के लिए काम नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ मुद्दे बन रहे हैं। अब दूसरा एक और मुद्दा ये है कि आखिर सार्क, आपने बिम्स्टेक एक और बना लिया तो सार्क की चिंता भी क्यों। आपको ये समझना होगा साउथ एशिया का जो हमारा रीजन है वो, इसमें आपस में एक कल्चरल यूनिटी है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हमारे जो रिलेशन है एंशियंट रिलेशन है, तो आसान होता है एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। इतना आसान आपको चाइना को कम्युनिकेट करने में नहीं होगा, म्यांमार को नहीं होगा, थाईलैंड को नहीं होगा, लाओस को नहीं होगा, अरब कंट्रीज़ को नहीं होगा, जितना आप पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए जो कहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी होना, आपस में कल्चरल एक्सचेंज होना, एक पड़ोसी की भावनाएं होना, वो सारी चीज़ें सार्क के अंदर आसान है। दूसरा, ये सारी की सारी सार्क की जो कंट्रीज़ है वो आपस में लैंड से कनेक्टेड है, एक्सेप्ट मालदीव्स। तो जब लैंड से आप कनेक्ट हो तो हम आपस में हमारे हाईवेज निकाल सकते हैं, हम हमारे एनर्जी कॉरिडोर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आज देखो आप कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के, हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, हम ट्राईलैटरल हाईवे बना रहे हैं म्यांमार की तरफ से, हम अलग अलग कंट्रीज़ है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रही है। आखिर क्यों नहीं साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो सारा मिलके इन पे काम करें। उनके लिए कॉस्टिंग भी कम होगी, क्योंकि हर एक कंट्री की खुद के एरिया के अंदर तो डेवलपमेंट है ही, उसको कनेक्टिंग करने का ही इशू है। तो ये चीज़ें करने से सार्क की रिलेवेंस इसलिए अभी भी बताई जाती है। बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनको टेबल पे बैठ के डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जा सकता है और इसी से ही सार्क की रिलेवेंस है उसको बचाया जा सकता है और एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। अदरवाइज़ क्या होगा, लोग इसको हाईजैक कर लेंगे। चाइना जैसी कंट्रीज़ है जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट है, मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर है, तो वो चाहते ही नहीं कि ये फंक्शन हो। क्योंकि क्या होगा, जब बातचीत होती है ना तो अच्छे अच्छे देशों के रिश्ते सुधर जाते हैं। भाई फ्रांस और ब्रिटेन की न जाने कितनी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तो उनके रिश्ते भी सुधरे ना, तभी तो यूरोप का डेवलपमेंट हुआ। ये चीज़ों को देखने की हमको ज़रूरत है। अब इसके अलावा सार्क ने क्या अचीव किया है ये भी एक लिखा है। तो आप देखो, मैं आपको बोल चुका हूँ 2017 के अंदर हमने क्या लॉन्च किया था, सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके बाद हमने इंट्रा रीजनल ट्रेड के बारे में बात करी, आपस के अंदर ट्रेड बढ़ जाए उसके ऊपर। उसके अलावा आपको पता होगा कि हमने एक मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करी थी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया पाकिस्तान वगैरह की ज़रूरत से। यही रीज़न है। इसके अलावा अब कोविड के टाइम पे इंडिया ने सार्क कंट्रीज़ को वैक्सीन वगैरह भी दी थी। तो आप ये 2-3 चीज़ें याद रखें, एक सार्क सैटेलाइट, एक मोटरवे, एक इंटरनेशनल ट्रेड, फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें सार्क कंट्रीज़ ने करने का एक प्रयास किया। अब आती है दूसरी ग्रुपिंग जिसका नाम है बिम्स्टेक, और मैं आपको ऑलरेडी नक्शे में बता चुका था बिम्स्टेक के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखो, ये बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल के बगल में कौन सी कंट्री है, इंडिया 1, श्रीलंका 2, फिर आपका बांग्लादेश 3, फिर आपका नेपाल और भूटान 5, हो गए 5। इसके बाद एशियन कंट्रीज में से हमने 2 कंट्री को लिया है, एक आपका ये हो गया म्यांमार 6 और थाईलैंड
7, ठीक है। तो मतलब 5 तो अपने साउथ के हो गए, ये वाले साउथ एशिया के, और 2 आपके एशियान के हो गए, 7 गन। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2 राष्ट्र इसमें नहीं है जो सार्क के मेंबर हैं। एक तो पाकिस्तान नहीं है, एक आपका ये मालदीव नहीं है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंट्रीज थी ना, वो इसका हिस्सा नहीं है। आप समझ गए। अफगानिस्तान हालांकि उसकी जुरिस्डिक्शन अलग हो जाती है तो वो इसका हिस्सा नहीं है, और वहाँ पर वैसे भी तालिबान का रिजीम है, तो इंडिया और जो बाकी कंट्रीज है इतने इसके सपोर्ट में है नहीं। तो ये बिम्स्टैक है। अब सार्क जैसे ही डिप्लीट होने लगा, इंडिया ने बिम्स्टैक को एक्टिवेट कर दिया, बोला इस ग्रुपिंग पे काम करेंगे, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार देखा है एग्जाम में और इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं और आंसर्स लोगों ने नहीं दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। बिम्स्टैक, बे ऑफ बंगाल, बी स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल क्योंकि बे ऑफ बंगाल के आसपास है, आई फॉर इनिशिएटिव, अब एम फॉर मल्टी सेक्टोरल, मतलब कि अलग अलग जगह, मल्टी सेक्टोरल। अब टी किसके लिए, टेक्निकल के लिए, ई फॉर इकोनॉमिक, और सी फॉर कॉपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल सॉरी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, क्लियर है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1997 के अंदर हुई। उसके बाद से लगातार इसकी मीटिंग्स हो रही है। यही रीज़न है कि भारत सार्क को हटा उसको, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको डिप्लीट करके हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, बिम्स्टैक में, ताकि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, इस तरफ हमारी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सके, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ तो है ही नहीं, सारी बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब एक और वापस लिखा है कि आखिर क्यों हम सार्क को लेकर चिंतित हो। आपको समझना होगा कि साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन है, इंडिया। और इंडिया यदि इन रीजनल ग्रुपिंग्स को नहीं बचा सकता तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसकी इमेज है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, ठीक है। साउथ एशिया एक बहुत बड़ा रीजन है। हम माल न्यूट्रिशन से, पॉवर्टी से, बहुत सारी चीज़ों से ग्रसित भी हैं, और यहाँ पे विश्व की बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी रहती है। अब जब वहाँ बहुत बड़ी कंट्री, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कहते हो कि भारत है, तो ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट भी रहेगा। हम नेबरहुड फर्स्ट को तवज्जो देते हैं, तो फिर हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमें आसपास के राष्ट्रों को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। और जैसा कि गुजराल डॉक्ट्राइन ने भी कहा था कि पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते देखे जाएं, तब आपको ज़्यादा उसके प्लस और माइनस नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा दिल रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरा, यदि किसी कारण से सार्क कंट्रीज़ है, इसके अंदर इनस्टेबिलिटी होती है, कहीं पॉलिटिकल फेलियर हो गया, या कुछ किसी कारण से और नकारात्मकता फैल गई वहाँ पे, या वहाँ पे डेमोक्रेसी है वो हट जाती, तो होगा क्या, जब कोई भी रीजन अस्थिर होगा तो हम यहाँ पे लैंड से कनेक्टेड है, तो होगा क्या, उसका प्रभाव बाकी राष्ट्रों पर पड़ेगा, भारत के ऊपर पड़ेगा, तो हमारा डेवलपमेंट भी हैम्पर होगा। तो ये देखो, ये नक्शा बना हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो जो ये बिम्स्टैक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो उसमें देखो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। अब ये जो रीजन है वो आपका साउथ ईस्ट का हो जाता है, और ये जो रीजन है वो आपका साउथ एशिया का हो जाता है। आपको ये समझना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब बिम्स्टैक क्यों भारत, देखो हर चीज़ का आपके पास आंसर होना चाहिए। अब मैंने सार्क को भी अच्छा बता दिया, बिम्स्टैक को भी अच्छा बता दिया, सार्क की रिलेवेंसी बता दी, सार्क के नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए, तो यही तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। अब ये रटने की चीज़ें नहीं है, आपको समझना है, एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं, और 4-5 पॉइंट साइड में आपकी जो मैगजीन है उसके साइड में की पॉइंट्स लिख लो, ताकि बोला अगर ये कोई सवाल आता है तो मैं ये इन पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लूँगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बिम्स्टैक की बात करते हैं कि बिम्स्टैक क्यों बेटर है। सबसे पहली बात तो देखो, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, मतलब पाकिस्तान नहीं है, तो जो आपस में दोनों की राइवलरी है ना, ये राइवलरी खत्म हो जाती है। दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कश्मीर जैसा इशू है, वो क्या करता है, कश्मीर का इशू बाकी सारे रिश्तों के ऊपर हावी हो जाता है। तो जब पाकिस्तान नहीं है तो इंडिया का वहाँ पे ज़्यादा इंडिया को डिस्कशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। दूसरा, आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान के साथ, म्यांमार और थाईलैंड के साथ भी हमारे जो रिश्ते हैं काफ़ी अच्छे हैं। हमारे जो काम चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, अब वो भारत से लेकर के कहाँ जाएगा, म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। आप ऑलरेडी किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हो सकता है कल को इसी हाईवे को एक्सटेंड करके संपूर्ण बिम्स्टैक की कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए। आप जानते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो चिकन कॉरिडोर है बहुत छोटा है, तो हम दूसरी कनेक्टिविटी कहाँ से लेके जाते हैं, बांग्लादेश से लेके जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, बिम्स्टैक अगर थोड़ा और लार्ज हो जाता है, तो अभी क्या है, जैसे जब बांग्लादेश से हमारा कोई भी कॉरिडोर जुड़ता है तो हमें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। कल को क्या होगा, अगर ये बिम्स्टैक बहुत एक्टिव हो गया तो शायद आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से आराम से आप वहाँ से अपना ट्रांसपोर्ट, गुड्स, पब्लिक, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। आप समझे। इसके अलावा इसमें जो बिम्स्टैक है ना, बिम्स्टैक के अंदर यदि आपको कोई नए मेंबर जोड़ने हैं ना,
इसके लिए कोई भी कंट्री, मतलब कि कोई भी कंट्री अपनी तरफ से प्रपोजल रख सकती है। ऐसा नहीं कोई विटो लगा देगा, कुछ कर देगा। मान लीजिए पाकिस्तान को ही ऐड करना है इसके अंदर, तो कोई भी दो राष्ट्र मिल करके इस बात को रख सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भी इसमें कुछ अधिकार है। क्योंकि भारत, देखो आप इन सारी कंट्रीज़ को मिला लो, भारत को देखो, तो भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है और जो पावर है इन सभी कंट्रीज़ के इक्वलेंट है। भारत की इकॉनमी हम बोल रहे हैं कि टॉप 5 और टॉप 3 में पहुंचने वाली है। परचेसिंग पावर के हिसाब से तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, और जब आप यहाँ पे छोटे राष्ट्रों को पावर देते हो कि वो भी किसी मेंबर को इंक्लूड करने का प्रपोजल दे सकते हैं, तो उन राष्ट्रों को लगता है कि हाँ हम भी इस ग्रुपिंग के एक्टिव मेंबर है। ठीक है, यही रीज़न है जिस कारण से बिम्स्टेक मोर एक्टिव है। बस एक ही बिम्स्टेक के अंदर अभी जो इशू चल रहा है वो आपको ये समझना होगा कि जो म्यांमार है वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, जो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ की मिलिट्री ने टेक ओवर करके, जिसको जुंता कहते हैं, वहाँ की जो मिलिट्री है उसकी गवर्नमेंट को जुंता कहते हैं, जुंता ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया। और आई थिंक 2 साल से प्लस 2-3 साल हो चुके हैं, तो अभी भी मिलिट्री का रूल चल रहा है म्यांमार का। तो बिम्स्टेक के अंदर एक अभी जो स्टेबल कंट्री नहीं है तो वो म्यांमार है। और रीज़न क्या है कि वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर हो चुका है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की कंट्री उसके ऊपर प्रेशर भी बना रही है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि म्यांमार है वो एशियान का भी मेंबर है, तो वहाँ से भी उसके ऊपर प्रेशर है। क्लियर है। अब इसके बाद बचता है अपना इंडो यूएस रिलेशन। वैसे तो हमने इंडो यूएस रिलेशन जो हमारी आईआर की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, सॉरी आईआर की जो हमारी क्लासेस चली है, उसके अंदर हमने काफ़ी अच्छा से डिटेल में डिस्कशन किया है। जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए, हमने कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनसे खरीदे, आखिर आज हमारी रिलेशनशिप कहाँ टैकल हो रही है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हमने सारे एंगल से इसको देखने का प्रयास किया। एंड इट इज़ अवेलेबल। जो आईआर की जो हमारा इंडो यूएस का रिलेशन का जो हमने ये कवर किया है, उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे, जिससे आपको क्या है कि दोनों चीज़ें में आपको एक क्रक्स मिल जाएगा। यहाँ हम क्या कवर करेंगे, इसके अंदर जो वर्तमान में कुछ नई नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है 2023 और 24 की, उसको एक बार दोबारा देखेंगे। और वहाँ हमने क्या किया, वहाँ एक कंप्लीट इतिहास देखा। देखो इंडिया और यूएस का रिलेशन, और मैं कह रहा हूँ कि यूएसए का रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, यूएसए के जो रिलेशन इंडिया से बनते हैं, उन्हीं रिलेशंस के आधार पे बाकी राष्ट्रों के रिलेशन भी विश्व में तय होते हैं। क्यों, यूएसए विश्व की एक हेजिमोन पावर है, उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन आज भी वो एक क्या है, विश्व की बहुत शक्तिशाली पावर है। यदि आपने अपना सिलेबस खोला हो और थोड़ा सा ढंग से देखा हो, और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर देखा होगा, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले आप अगर सिलेबस थोड़ा सा याद भी है तो पता है, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा लिखा हुआ है। तो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हुआ था, उसमें पावर किसकी बढ़ के आई, यूएसए की। फिर आपका सेकंड लाइन है, यूएसए की हेजिमनी कैसी है और उसको रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, वहाँ भी यूएसए की बात हो रही है। फिर यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करिए, तो उसके अंदर भी आपको समझ होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में आज पावरफुल कंट्री कौन है, यूएसए है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आईएमएफ आते हैं, वर्ल्ड बैंक आते हैं। इनके अंदर किसकी चल रही है, यूएसए की चल रही है। और जब हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी में डायरेक्टली लिखा है कि इंडियाज़ रिलेशन विथ यूएसए, इंडियाज़ रिलेशन विथ यूएसए, ये लाइन क्लियर लिखी है। बाकी जगह तो ये लिखा कि हाँ बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन यूएसए के साथ क्लियर लिखा। क्योंकि जैसे आपके यूएसए के रिलेशन होंगे, वैसे के वैसे बाकी राष्ट्रों से उसकी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। 1999 में कारगिल होता है, 2001 के अंदर, 2000 के अंदर हमारी कश्मीर के अंदर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, उसके ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया। 2001 के अंदर ही अक्टूबर में वहाँ अटैक हुआ था, और 2001 दिसंबर के अंदर हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। और हमने पूरा 1 साल हमने प्रयास किया कि हम युद्ध करेंगे। किसके साथ युद्ध करेंगे, पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन पराक्रम चला। मुद्दे की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो लाहौर गए बस यात्रा में। पाकिस्तान के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, भारत आए, आगरा समिट हुई, काफ़ी अच्छी बातें हुई, भविष्य अच्छा नहीं निकला। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान अपने, जब उनके रिश्ते बड़े ख़राब थे, जब युद्ध भी हुआ, कारगिल वॉर हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, लोकतंत्र के मंदिर पर अटैक करना बहुत गंभीर रूप से लिया गया था। और भारत की सेनाएं थी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर करीब करीब 1 साल डिप्लॉय रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी गंभीर समस्याओं होते हुए भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उस समय काफ़ी अच्छे हालात में पहुँच गए। रीज़न पता क्या था, यूएसए। क्यों था, क्योंकि 9/11 का अटैक हुआ था 2001 के अंदर, कहाँ पे, यूएसए के ऊपर। और यूएसए की धरती पर, यूएसए के ऊपर किसी ने वर्ल्ड वॉर के बाद से पहली बार कोई अटैक किया।
यूएसए जाग गया और उसने भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला के खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें दिखाती है कि यूएसए के रिलेशन को समझना जरूरी है, तभी आप बाकी कंट्रीज़ के रिलेशन को समझ सकोगे। तो ये मेरा एक पॉइंट था। और दूसरा, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसका इंडो यूएस रिलेशन का, जो करंट में चल रही है। हालांकि मेरी एक बार आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इंडो यूएस रिलेशन आप IR वाली सीरीज़ में जाके जरूर देख लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी को लिंक करते हुए मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा। तो टुमारो हम यहाँ पे इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके। और आई थिंक जो हमारी IR के जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑकस था, मैगजीन में मेंशन नहीं था तो वो हमने कवर कर लिया। कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मेरे दिमाग में है और जो हमारे अभी करंट में थे, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। दैट विल बी एक एडिशनल पेज, आपको एक पेज पे लिख करके अपने साथ आपका जो नोट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर लेना है। दिस इज़ एंड फॉर टुडे। एंड यस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर उससे कुछ कमेंट्स दें। जैसे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, सर आप हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, या जो भी है, तो आप अपनी बात को रखें। इससे क्या होता है ना, एक इंगेजमेंट लगता है कि हाँ हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उससे होगा क्या, हमारे पास भी एक मौका रहेगा कि हम इंप्रूवमेंट करेंगे। आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप डिसलाइक करो, ताकि यही पता चलेगा कि कितने लोगों को हमारी चीज़ है ये पसंद भी नहीं आई है। सो दैट विल बी फ्रॉम अस साइड, और आपकी तरफ से कोई हो तो ज़रूर फीडबैक में दें। एंड यस, और कहते हैं ज्ञान जो होता है उसका प्रसार करने से उसका फ़ायदा होता है। तो जितने आसपास लोग हैं और जितने आपके राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी दें, क्योंकि ये RS का एग्ज़ाम है तो कंपटीशन का ही, क्योंकि आधे मार्क्स, 1 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।